सीए के खिलाफ आपको लड़ना था। हाँ। तो अब जब 4 साल के बाद ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब से पहले 200 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डले हुए हैं। हाँ। तो 4 साल से एक बैरिस्टर आदमी, उनको ख्याल नहीं आया कि सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। जो देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इसके लिए क्या एमआईएम जिम्मेदार नहीं? जब आप डेली कोई ना कोई एक मुस्लिम प्रतिनिधि दाढ़ी वाला बैठा देते हैं वहाँ पे, जिसका काम ही यही होता है कि वो बस गाली गलौज सुने, एंकर उसको लताड़े, जो शब्द वहाँ पे यूज़ होता है, ओपोजिशन वाला है, बीजेपी वाले उसको डिबेट में उसको लताड़े। तो ये कर क्यों रहे हैं आप लोग? नेशनल मीडिया जब इस चीज़ को ऐसे दिखाती है कि एक तरफ बीजेपी का कोई है, एक तरफ मुस्लिम है, दाढ़ी वाला है, एमआईएम का है, तो जो आम पब्लिक है पूरे देश की, उसको ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम को टीवी डिबेट पे लड़ाया जा रहा है। इतनी सी समझ क्या एमआईएम वालों में नहीं? 2012 से पहले के अवैसी को और 2012 के बाद 14 के बाद के अवैसी को आप देखेंगे, अवैसी साहब को मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त तरजीह नहीं दे रहा था। जब से सोशल मीडिया का बढ़ा हुआ है, तब से अवैसी साहब का देश में बीजेपी का बढ़ा हुआ है, तब से ओवैसी साहब को मीडिया में कवरेज ज्यादा मिला। ये कहना अब आपको आप वो भी कह सकते हैं, आप वो भी कह सकते हैं। ओवैसी साहब इतना झूठ क्यों बोलते हैं? डगरवा में आए, उन्होंने कहा, उन्होंने लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल किया। जब हम आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल तो छोड़िए, टॉप 50 में उनका नाम नहीं है। इम्तियाज जलील साहब टॉप 100 में नहीं है। इस लोकसभा सत्र में तो छोड़िए, पिछले लोकसभा सत्र में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल नहीं किया था। पिछले तो छोड़िए, पिछले जो 15वां लोकसभा सत्र था 2009 वाला, उसमें भी वो तीसरे पर थे। तो क्यों इतना झूठ बोलते हैं खुले मन से? ये तो एक झूठ का एग्जाम्पल है। युवाओं को, जो समर्थक है, लोगों को, उनको गुमराह नहीं कर रहे हैं। जब हम इस पे वीडियो बनाते हैं, आपके समर्थक इतनी घिनौनी गालियाँ देते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आरएसएस के लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप उससे ज़्यादा घिनौनी गालियाँ देते जब हम फैक्ट पे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, एमआईएम के लोग महज़्ज़ब भी हैं, एमआईएम के नौजवान जोशीला हो सकते हैं लेकिन संजीदा है, और गाली देने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग प्रॉक्सी वार करते होंगे, तो प्रॉक्सी वार करने वालों को हमसे मत जोड़िए। ओवैसी साहब 4 साल पहले महाराष्ट्र की एक सभा में बोले कि एक दिन में मैंने 15 बोतल खून दे दिया। आपको पता है कि मेडिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। एक इंसान के बदन में 15 बोतल खून होता तक नहीं है। इस तरह की झूठ, वो भी अल्लाह के नाम पे, कि अल्लाह गवाह है कि मैंने 15 बोतल खून दिए, और हर बोतल 1 यूनिट खून लेता था, बोतल ले आके खुद पहुंचाता था। अल्लाह के नाम पे इस तरह की झूठ। आप ये बात आप तिल का तार बनाने आप लगे हैं। आप असल मंजिल की बात कीजिए साहब, इशूज़ की बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ कि दस्तरखान में बिरयानी का जायका नहीं, चटनी पर गुफ्तगू करने लगे हैं आप। इशूज़ पे आते हैं। बदलाव के नाम पे आप अमोर से 1 साइडेड जीत गए। 22 घाट गिनाया गया, 22 घाट है। 22 से 21 हुआ अमोर में। कौन जी घाट जो है, पुल हैं, जो जहाँ पे जिन घाटों पे पुल बनने थे, छोटे मोटे सब मिला के तकरीबन 22 आपने गिनाए थे। आपके लोगों ने गिनाए थे, 21 हो गया। छोटी जो सड़कें हैं जो कि आसानी से एक विधायक बना सकता है 1-2 साल में, मैं आपके कुछ उसको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अमोर कस्बा गेरुआ रोड है, झौवारी में रहरिया केमा सड़क है, 1 ही किलोमीटर लंबा है। बलुआ घाट पुल है, सेमलबारी घाट है। अधांग पंचायत में जाइए, वहाँ मनवारे से अब्बास चौक तक की सड़क है। झौवारी में जाइए, वहाँ बम्मा धार पर अधूरा जो अभी पड़ा हुआ है सब कुछ। ये छोटी छोटी चीजें जो 4 साल में एक विधायक आसानी से। आप सोनथा बिशनपुर में नहीं कहा था, कोचाधामन विधानसभा में चूंकि जलालगढ़ से किशनगंज जो लाइन आ रही है वो भाया कुट्टी आ रही है, तो उसने कहा कि भाई हमें ताकत दीजिए, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि जब कुट्टी तक आएगी तो बीच में स्टेशन नहीं बनेगा कोचाधामन में। जलालपुर से जो लाइन किशनगंज आ रही है भाया कुट्टी, तो कुट्टी कोचाधामन में नहीं है क्या? कब प्रपोज था, कब से बन रहा है? वो तसीमुद्दीन साहब के जमाने में प्रपोज हुआ है। वादा क्यों किया जब ऑलरेडी बन रहा था? ऑलरेडी प्रपोज था। आपने लोगों से कहा कि हम बनाएंगे। हमें ताकत दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर में ताकत देंगे लोग। 5 विधायक जिता दिए, उनको काबू नहीं रख पाते हैं। आप पता नहीं कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, वो चले जाते हैं आपके कहने के अनुसार, वो बिक जाते हैं। आप पता नहीं लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों की इसमें क्या? नहीं, हमारे बहुत सारे बूढ़े कह रहे थे कि हम लोग खानदानी कांग्रेसी है, हम लोगों ने उसकी कागज तहकीक करवाई, तो देखा कि कहीं भी गांधी लिखा हुआ नहीं है उसके खानदान के नाम में। इब्राहिम का बेटा है या यूसुफ का बेटा है, कहा कि देखिए गलत बात है, खानदानी कांग्रेसी नहीं है आप। लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो तनहा लड़ रहे, तो तनहा प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? ओवैसी साहब को लाके बैठाइए, एनएच पे बैठाइए। लाऊंगा, इंशाल्लाह लाऊंगा, वक्त नहीं चला गया। साहब इतने बड़े साहब हैं कि रोड पे नहीं बैठ सकते। जम के डट के बढ़िए ना, 2-4 दिन। आप बताइए कि सड़क पर जब इतना बड़ा मुद्दा है तो 2-4 दिन ओवैसी साहब डट के क्यों नहीं बैठते? आप मुझे जिताइए, बिहार में एक नया प्रेशर ग्रुप बनाऊंगा और मिल्लत के जो मसाइल और सीमांचल के जो मसाइल हैं सबका हल करके दिखाऊंगा। हमारे साथ एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तर उल ईमान साहब हैं। इनके बारे में आपको बताएं कि
2005 में पहली बार कोचाधामन किशनगंज जब एक साथ हुआ करता था, तो कोई उस विधानसभा से विधायक बने और 2005 से 14 तक विधायक रहे। फिर अभी फिलहाल जो है अमौर से विधायक हैं। 2020 में अमौर से चुनाव जीते। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव किशनगंज से लड़े थे। 2019 में करीब 3 लाख वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे और इस बार फिर से AIMIM ने इन्हें दोबारा किशनगंज लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। विधायक जी, जब हम लोग आपकी राजनीतिक जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी के बारे में जब बात होती है तो बार बार एक बात आती है कि आपने एक ही साथ मुखिया और जिला परिषद दोनों का नॉमिनेशन कर दिया था। तो क्या वो कहानी है, क्या दोनों चुनाव जीत गए थे, अंत तक हुआ, और कैसे हुआ कि दोनों नामांकन सफल रहा या क्या रहा? देखिए, मैं पढ़ने के ज़माने से ही दहकान रहा हूँ और गांव से मेरा रिश्ता रहा है और गांव से रिश्ता रखने के ताल्लुक़ से और उस ज़माने में जो इलाके में कत्ल गारतगिरी, लूट खसोट का बाज़ार गर्म था, तो आजहानी मरहूम मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद इयास साहब रहमतुल्लाह अलैह और स्वर्गीय निशिकांत चौधरी उनके रफ़्क़ा के ज़रिए से समाज सुधार क्रांति समिति की एक तहरीक चली थी। उसका मुझे एक ख़ास इकाई का चेयरमैन बनाया गया था। तो लोगों के दरमियान में जाने का, फ़ैसले करने का, क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने का मौका मिला। उससे लोगों में एक मोहब्बत जमी थी। फिर मैं ऐसे तैसे BA MA किया, रोज़गार की तलाश थी, लेकिन घर के हालात ऐसे थे, मैंने कारोबार शुरू कर दिया बहादुरगंज में मेडिसिन के होलसेल का। गांव से निकले हुए मेरे 3 साल हो गए थे। इस दरमियान में 2001 में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया। तो गांव के लोग, जब मैं गांव में रहता था तो मुखिया बनाने का वो लोग खुद ही सोच रहे थे, तो मेरे पास गए कि आप चलिए मुखिया का इलेक्शन लड़िए। हरचंद के मैं तैयार न था, लेकिन लोगों ने कहा आप नहीं जाएंगे तो गलत लोग जीत जाएंगे, आपको चलना चाहिए, हफ्ते में एक ही दिन वक्त दीजिएगा। तो फिर गांव के इसरार पर, मेरे दोस्तों का हल्का था, उनके इसरार पे मैं आया और मैंने नॉमिनेशन किया। और नॉमिनेशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग नॉमिनेशन में गए थे वो मेरी जीत के लिए काफ़ी हो सकते थे, लेकिन इलाके के दानिशोरों को, पढ़े लिखे लोगों को ख्वाहिश थी कि मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूं। उस ज़माने में तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ वज़ीर हुआ करते थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मैं अपने कारोबारी मसरूफियत की वजह से जिला परिषद का इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन अवामी दबाव के नतीजे में मैं जिला परिषद का नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद मेरे गांव में कोई किस्म का सन्नाटा था, मातमी गम था कि साहब हम लोग मुखिया बनाना चाह रहे थे। और ये सुनथा वगैरह के हमारे हमदर्दों की एक बड़ी जमात गई कि नहीं साहब, जिस बेटा को आप अगर हवलदार बनाना चाहते हैं उसे दारोगा बनाया जाए तो और अच्छा होगा। तो लोगों ने मुझे खड़ा किया, गोया अवामी एक तहरीक थी जिसकी वजह से मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी और मैं रनर से दुगुने वोट से जीतने का काम किया। नहीं, मुखिया का इलेक्शन मैंने छोड़ दिया था। मुखिया का इलेक्शन छोड़ दिया। जब आप विधायक का चुनाव लड़े, या फिर उसी टाइम से आपकी मुजाहिद साहब से भी दोस्ती थी, वो भी साथ में थे आपके? नहीं, मुजाहिद साहब से जाहिर है कि जान पहचान का ताल्लुक़ था, लेकिन जिस ज़माने में जिला परिषद के बाद मैं जब MLA का इलेक्शन लड़ा तो तस्लीमुद्दीन साहब MP बन गए यहाँ से। तो उस जगह चूँकि तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में चेयरमैन का उम्मीदवार भी मुझे बनाया गया था, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं चेयरमैन बनने के लायक भी नहीं था। और तस्लीमुद्दीन साहब के साथ मैं जुड़ा हुआ रहा एक शागिर्द की हैसियत से। तस्लीमुद्दीन साहब बेचारे ने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की और उसने मुझे फिर टिकट दिया। और अवामी मिजाज भी उस वक्त बन गया था 2005 में कि लोग बोलने लगे थे कि तस्लीम साहब MP बनते हैं तो अख्तर साहब को टिकट मिलना चाहिए। तो अवामी दबाव भी था और तस्लीमुद्दीन साहब की मोहब्बत भी दी, मुझे टिकट मिला और लोगों ने मुझे हाथों हाथ जिताया। 2005 में 2 बार इलेक्शन लड़ने की नौबत आ गई, दूसरी बार और ज़्यादा वोट से हमको जिताया। तो जाहिर है कि उस वक्त वो पंचायत समिति के मेंबर तो नहीं, उस वक्त टीचर हुआ करते थे। वो पंचायत समिति की मेंबरशिप में भी उनकी वाइफ थी, तो सरोकार था मेरे इलेक्शन में काम भी आए वो। तो ये है, और उस ज़माने से उनका ताल्लुक़ था हमारा। आपके रास्ते दोनों के अलग कैसे हुए? नहीं, रास्ते असल मामला ये हुआ कि मुजाहिद मियाँ को अपनी इसका अंदाज़ा नहीं रहता। एक तो ये है कि उसका काम करने का तरीक़ा अलग था। मैं चाह रहा था कि समाज साफ़ सुथरे लोगों का एक समाज बने, लेकिन हमेशा गलत लोगों की पैरवी उनकी आदत थी। मैं वहाँ पर एक रिश्वतखोर वीडियो के ख़िलाफ़ मैं लड़ रहा था। अब मेरे यहाँ वो आते थे, मैं उनकी जो पर कार्रवाई करता था वो जा कर के उनको सुनाते थे, और नतीजा ये होता था कि मेरी चुगलखोरी करके वो वीडियो के जैसे ठेकेदारी करने लगे, और ठेकेदारी करके जो पैसे कमाने लगे तो मैंने कहा कि ये आदमी तो कहीं से वफा के लायक नहीं है। तो थोड़ी बहुत रंज हुई,
तो उसके बाद वो जाकर के बीजेपी वाली जदयू के साथ 2010 में मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मुझे परवाह भी नहीं रहा, चूँकि दलाली को मैं शुरू से पसंद नहीं करता रहा, ठेकेदारी मेरी आदत नहीं रही, और ये मेरे यहाँ आना और जाकर मेरी बात अफसर को जाकर लगाना, ये मुझे बहुत गिरा गुजरा। तो ऐसे लोगों को मैंने करीब करना भी नहीं चाहा। सीमांचल में आप लोग की जो स्ट्रगल है वो 14-15 से शुरू होती है, और उसके बाद 20 में 5 विधायक यहाँ के लोगों ने जिताया। यहाँ की बदहाली को आप मुद्दा बनाते हैं, लेकिन 5 विधायक जिताने के बाद उन लोगों की उम्मीद पर कितना खड़ा उतरा है MIM आज के दिन में? आज भी वही मुद्दे इलाके के सारे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, उम्मीद पर क्या पूरे उतरे। मैं आपको बता दूं, जमहूरी मुल्क में क्या होता है। जमहूरी मुल्क में अपनी तादाद की क़ुव्वत से आप अपनी बात मनवा सकते हैं। जाहिर है नंबर गेम है जमहूरियत। हम लोग 5 जीत के गए, तो आप देखेंगे कि हम लोगों को 5 आदमी की बुनियाद पर एक शनाख्त मिली। और आपको मैं ये बताऊं कि ये आज़ादी के 75 सालों के बाद, तकरीबन 74-75 सालों के बाद, ये पहली मुस्लिम सियासत ने करवट ली थी कि मुसलमानों का मामला ये रहा कि कांग्रेस ने इसके गर्दन पर हाथ रखी, फिर भी कांग्रेस को इसने वोट दिया। राजद ने इनको धोखा दिया, फिर भी उसको उसने वोट दिया। जदयू ने इसके साथ नाइंसाफ़ी की, फिर भी जदयू के साथ गया। ये पहली जमात थी जो सीमांचल के हकीकी मुद्दों पर बात करती थी और असम्बली के अंदर में दाखिल हुई। और लड़ाई का आगाज़ ये हुआ कि हम पाँचों मिलकर इस इलाके के एक एक मसले को पे दर पे उठाया। मेरी फितरत भी पहले से बागियाना रही है, और मैं पहले भी, आप देखेंगे 2012 में ही मैंने मवाजना करके एक रिपोर्ट, डेटा बेस्ड एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी वजह से 30 हाई स्कूल एक ही साथ हमने सेंक्शन करवाया था। मेरे यहाँ मैं वो ब्राह्मण भाइयों की एक बस्ती है अंधासुर, ये असुरा, और जब वो कट रहा था तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा कि सर, मैं माइनॉरिटी का आदमी हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे यहाँ ब्राह्मणों की एक बस्ती है, अगर ये बस्ती कट गई तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा, आप मेरा काम कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने उसी वक्त मेरे इस पर कर दिया। आज वो बांध बंधा हुआ है, और उस बांध में जाकर के हर साल लोग सालगिरह में लाते हैं और फोटो छपवाते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, नेतागिरी करते हैं कि दरख्त आंधी में गिरती है और गांव का पागल जाके बोलता है मैं उखाड़ता हूं। तो ऐसे पागलों की जमात है कुछ लोगों की। जहां तक मेरा मामला रहा है काम करने का, 5 आदमी हम लोग गए, हाउस में मजबूती से लड़ाई लड़ी। और आपको मालूम होगा कि किशनगंज के MLA की तारीख में पहला वाकया था जो हम लोग को मार्शल आउट किया गया। मार्शल आउट किस वजह से किया गया था? हमने रूल्स नहीं तोड़े थे, हमने यही कहा कि सीमांचल के लोग टैक्स देते हैं, आप यहाँ पर गंगा और जमुना के किनारे घर बनाएंगे, घर नहीं कटेगा, और वहाँ डोक है, महानंदा है, कनकई है, पनार है, और सब में हमारा घर कट रहा है, परवान है, और आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं, हमारे नदियों के किनारे को दहाने को बांध नहीं रहे हैं। वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। और आपको मैं बता दूं, भाई रुकनुद्दीन साहब को जाकर के पूछ लीजिए कि हक छीनना क्या होता है। 23 मई की तारीख रही है। मैंने कहा कि भाई लिख करके दो मंत्रालय को कि समय रहते हुए अगर हमारी योजनाएं सैंक्शन नहीं हुई तो हम लोग 26 तारीख से मंत्रालय के सामने में धरना देंगे। 24 और 25 तारीख को, जहां सबका 2 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन हुई थी, 24 और 25 करोड़ को मंत्रालय में बुलाकर हम लोग के 10 करोड़ की योजना सैंक्शन किए गए। इसी को तो कहते हैं लड़के लाने का मामला ना। लड़के हम लोग ला ही रहे थे, हम लोग का सिलसिला चल ही रहा था। पे दर पे बिहार में कहीं गुलनाज मारी जा रही है, कहीं खलील रिजवी मारा जा रहा है, कहीं सोनोबर को दिन के 8 बजे 35 साल एक नौजवान लड़की जो एक बच्चे की माँ थी, उनको बरहना करके उनका मर्डर किया गया आपका समस्तीपुर में। हम लोगों ने ये बात उठाई, तो जिसके नतीजे में इक़्तिदार वक्त के पेट में इतनी ऐंठन हुई कि हमारे लोगों को ख़रीद लिया गया, डराया गया, धमकाया गया, और ये लोग भी लालच में बह के चले गए। तो जाहिर है कि पहली पहल, जंगली ज़मीन पे अगर जंगल को उखाड़ कर कोई खेती करता है, फसलें कभी हरियाली भी होती है, कहीं कहीं मर भी जाती है, दखानी उसूल है। हक के लिए लड़ने की जब बात करते हैं, CA का बिल ओवैसी साहब ने लोकसभा में फाड़ा, आप लोगों ने उसको काफी पब्लिसाइज किया, लेकिन CA तो अब लागू हो गया। तो किस तरह की आप लड़ने की बात कर रहे हैं? एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। नहीं, आप ड्रामा ऐसे कह लें, लेकिन हमारा और आपको दुनिया का जिसको हम सबसे बड़ा मोहसिन लीडर समझते हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने दुनिया में मुनसिफाना सियासत की बुनियाद डाली। और आपको बता दूं, मेरे आका ने यह हुक्म दिया है मुझको कि जब समाज में कोई बुराई हो तो तुम ताकत से रोको। जाहिर है पार्लियामेंट में मेरी ताकत तो उतनी नहीं थी, लेकिन एक दूसरी बात कही गई है कि अगर तुम्हारे पास ताकत न हो तो तुम आवाज़ से टोको। आवाज़ से टोकना न हो ये
तुम अगर गूंगे हो गए हो, तुम्हारी जिस्म में ताकत नहीं रही है, बहुत खौफ में जी रहे हो, तो तुम दिल से बुरा समझो, ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। और क्या सही रास्ता था? नहीं, सही रास्ता जब सीए का मामला आया था, जब सीए का मामला आया था, इस बात का जवाब मुझे दे लेने दीजिए आपको। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के नाइंसाफियों के खिलाफ ऐवाम में आवाज़ उठाना, और आपको मैं बता दूं, सीएए के बिल को जब चाक किया तभी समझिए कि लोगों ने हौसला किया और शाहीन बाग जैसे हुकूमत के खिलाफ उस वक्त आवाज उठाने लगे। और मैं समझता हूं कि आज भी हमारे लोगों के दरमियान में इस बिल पारने के बाद शाहीन बाग गए नहीं, ये देखिए हौसला आया। मैं कह रहा हूं कि सीए के खिलाफ आपको लड़ना था। हाँ। तो अब जब 4 साल के बाद ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब से पहले 200 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डले हुए हैं? हाँ। तो 4 साल से एक बैरिस्टर आदमी, उनको ख्याल नहीं आया कि सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तक हुकूमत ने कानून तो बनवा लिया था, अमली नफाज। जो 200 पिटीशन है, क्या वो गलत है? दुनिया के देश के इतने बड़े बड़े वकील, जिसमें अनस तनवीर हैं, जानते होंगे आप, वो लोग गए तो वो क्या गलत लड़ रहे हैं? मैं उसको गलत नहीं कहता। मैं एक लड़ाई अवामी तौर पर लड़ रहा था। और नहीं, ओवैसी साहब की जो काबिलियत है, एक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन 283 एग्जैक्टली पिटीशन डल गए। 284वां पिटीशन ओवैसी साहब डालते हैं। नहीं मामला, क्या फायदा? नहीं, मैं लेट से, चूंकि उस वक्त तक इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए थे, और अब जबकि इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, चूंकि कोई भी बिल जब एक्ट बन जाता है उनके रूल्स बनते हैं, उसके बाद उसको लागू किया जाता है। जब अमली तौर पर नफाज की बात आई, हमने अवामी तौर पर मुखालिफत की। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसकी आवाम मुखालिफत किया और ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, तो इस गवर्नमेंट ने भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जब इसको उसने ज़मीन पर नाफिज करना चाहा तो मेरे लीडर ने जहाँ उसकी मुखालिफत की थी, आज कोर्ट वो भी गए हैं। कोर्ट में बहुत सारे लोग मुकदमात करते हैं, हर आदमी के लड़ने का अंदाज अलग अलग होता है। आज हम गए हैं, उसमें क्या, सबसे पहली लड़ाई तो पार्लियामेंट में हम ही ने लड़ी है और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने तो सबसे पहले अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ओवैसी साहब ने उठाई, और उसी से बहुत सारे लोगों ने हरकत करके गए हैं कोर्ट में। हम हम जाकर के बात को भी गए, तो बुरा जुर्म कौन सा है? अभी तो हुआ ही है। 4 साल लेट से जाना जुर्म भाई, आप कितना बड़ा मुद्दा मान रहे हैं? भाई इस 4 साल के दरमियान में हुकूमत तो उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रही थी ना। अभी इम्प्लीमेंट कर देगी, तब आप उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, इम्प्लीमेंट करने आई है तो आप ये बताइए, उन मुकदमात की समाप्ति भी नहीं हुई है, अभी सब ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, कोर्ट ने रखा है। हमने भी हमने अभी मुकदमा किया है, चूंकि इम्प्लीमेंट करने जा रही है हुकूमत, तो हम कोर्ट गए हैं। इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब इतना झूठ क्यों बोलते हैं? डगरवा में आए, उन्होंने कहा उन्होंने लोकसभा में सबसे ज़्यादा सवाल किया। जब हम आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल तो छोड़िए, टॉप 50 में उनका नाम नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब टॉप 100 में नहीं है। इस लोकसभा सत्र में तो छोड़िए, पिछले लोकसभा सत्र में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल नहीं किया था। पिछले तो छोड़िए, पिछले जो 15वां लोकसभा सत्र था 2009 वाला, उसमें भी वो तीसरे पर थे। तो क्यों इतना झूठ बोलते हैं खुले मन से? ये तो एक झूठ का एग्जाम्पल है, इसका आप जवाब दीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं, बताइए, सुनिए, आपके सोचने और समझने का अंदाज़ा अलग है। ओवैसी साहब ने ये कहा है कि मिल्लत के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा सवालात, माइनॉरिटी के, दलितों के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा सवालात अगर किसी ने किया है तो पूरी दुनिया से पूछ लीजिए ना। सवालात बहुत लोग करते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं ना, उस क्वेश्चन की पैरवी करते हैं ना, उस पर बहस करते हैं। क्वेश्चन डालना सिर्फ नहीं होता है, उस क्वेश्चन को बरसरे आवाम लाना, उसको बहस का मुद्दा बनाना, ये सबके बस का रोग नहीं है। मैं समझता हूं कि मीडिया से जिन लोगों का भी ताल्लुक़ है वो खुद गवाही देंगे कि जिन अहम मुद्दों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहस की है, यकीनन कि कोई दूसरा बहस करने वाला लीडर इसके बराबर का नहीं रहा है। नहीं, आप उसको फिर करना अलग बात है। जब आंकड़े देखते हैं, भाई आंकड़े, वो सांसद जब लोकसभा में जाता है, क्वेश्चन पूछने के 4 तरीके हैं, उन्हीं तरीकों से वो पूछेगा। वो कैसे पूछेगा? नहीं, वैसे ही पूछेगा। उन्हीं आंकड़ों की तो बात भाई मैं कह रहा हूं कि आप अपने युवाओं को, जो समर्थक है, लोगों को, उनको गुमराह नहीं कर रहे हैं। जब हम इस पे वीडियो बनाते हैं, आपके समर्थक इतनी घिनौनी गालियां देते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आरएसएस के लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप उससे ज्यादा घिनौनी गालियां देते जब हम फैक्ट पे बात करते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने तहकीक की है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है तो गाली देने वाले दूसरे लोग होते हैं जो एमआईएम के रेफरेंस से गालियां देते हैं ताकि एमआईएम को बदनाम कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता देता हूं, एमआईएम के लोग महज़्ज़ब भी हैं, एमआईएम के नौजवान जोशीला हो सकते हैं लेकिन संजीदा हैं, और गाली देने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग प्रॉक्सी वार करते होंगे, तो प्रॉक्सी वार करने वालों को हमसे मत जोड़िए। चलिए दूसरी झूठ पे आते हैं। ओवैसी साहब बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि नेशनल मीडिया के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि एक विधायक था हमारा जो दुबई में जाके बिरयानी का दुकान खोल लिया, उसका नाम रखा हैदराबादी बिरयानी। आपके पास उनका नंबर होगा, उनके लोगों से ताल्लुकात भी होंगे।
इम्पीरियल बिरयानी नाम है उसका। आप लोगों को छोटी सी झूठ है, बात छोटी सी है, मजाक में कही गई होगी, लेकिन आप बार बार नेशनल मीडिया में इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि अजरुद्दीन को लेके गया, हैदराबादी बिरयानी नाम रख दिया, उनके होटल का नाम इम्पीरियल बिरयानी है। अरे भाई आपको पता नहीं है, तब वहाँ पर उसके बोर्ड में कुछ नाम लिखा हुआ हो। हाँ। बिरयानी की कई शक्लें हैं, मुरादाबादी बिरयानी है, कलकतिया वाली बिरयानी है, हैदराबादी वाली बिरयानी है। नाम उसका इम्पीरियल ज़रूर हो, लेकिन वहाँ जो बावर्ची है वो सब हैदराबादी ही बिरयानी पकता है, इसलिए उस पेशानी के नाम को कोई नहीं देखता है। सभी लोग वहाँ बोलता है कि बिरयानी अगर हैदराबादी खानी हो तो उनके यहाँ चलो, इसी वजह से उसका नाम मशहूर कुछ और हो जाता है। कभी आपने उर्फ के हैसियत से और हकीकी नाम के फ़र्क को महसूस नहीं करते हैं आप? मतलब नहीं है। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं बार बार कि बड़ा, अरे भाई वहाँ के लोग उसको हैदराबादी बिरयानी के नाम से ही जानते हैं, चूंकि वो हैदराबाद के आदमी को ही लेकर के इनॉग्रेशन करने के लिए लेके गए थे, है ना। हैदराबादी पार्टी से जीते और जब बिरयानी दुकान खोले तो हैदराबादी खिरयाली को लेके गए, तो सभी लोग कहता है कि भाई हैदराबादी वाली दुकान है वो, तो लोग कहते हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? आप तो अरे भाई, अरे भाई तीसरे पे आते हैं ओवैसी साहब ने अगर किसी को कह दिया कि वो शेर की औलाद है, तो ऐसा थोड़े के जानवर की औलाद है, और उसकी बहादुरी से जोड़ा जाता है, उसकी बहादुरी से जोड़ा जाता है भाई। चलिए इसका तीसरे पे आते हैं। ओवैसी साहब 4 साल पहले महाराष्ट्र की एक सभा में बोले कि एक दिन में मैंने 15 बोतल खून दे दिया। आपको पता है कि मेडिकली ये पॉसिबल है ही नहीं, एक इंसान के बदन में 15 बोतल खून होता तक नहीं है। इस तरह की झूठ, वो भी अल्लाह के नाम पे, कि अल्लाह गवाह है कि मैंने 15 बोतल खून दिए, और हर बोतल 1 यूनिट खून लेता था, बोतल ले आके खुद पहुंचाता था। अल्लाह के नाम पे इस तरह की झूठ। अब ये बात तो मेडिकल साइंस के किसी आदमी से पूछिए, और बराह रास्त 15 बोतल खून दे सकता है ये तो। आप भी मेडिकल की दुकान चला चुके हैं, अभी आपने बताया। मैं कहता हूँ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, आप देख लें। खून ओवैसी साहब दिए होंगे, आप 15 बोतल में उस बोतल का कितना ml का था, आप ये बात मान लेंगे में फिक्स है, वही रहता है ना। अब अगर बच्चों को चढ़ाने के लिए कहीं लिया गया हो तो मुमकिन है कि 100 ml का भी लिया गया हो, अगर बार बार मैं अलग जबरदस्ती अपने आप को जो बहुत बड़ा। आप सवाल ये पैदा होता है, आप ये बात, आप तिल का तार बनाने आप लगे हैं, आप असल मंजिल की बात कीजिए साहब, इशूज की बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ कि दस्तरखान में बिरयानी का जायका नहीं, चटनी पर गुफ्तगू करने लगे हैं आप साहब। इशूज पे आते हैं। बदलाव के नाम पे आप अमोर से 1 साइडेड जीत गए। 22 घाट गिनाया गया, 22 घाट है। 22 से 21 हुआ अमोर में। कौन जी घाट जो है, पुल हैं, जो जहाँ पे जिन घाटों पे पुल बनने थे, छोटे मोटे सब मिला के तकरीबन 22 आपने गिनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोगों ने गिनाए थे, 21 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको पता नहीं है बदलाव क्या आया। वहाँ एक अवामी बाजार है रौटा, जहाँ पर कांग्रेसियों के ज़माने में 3000 दुकानदारों से महसूल वसूला जाता था। सुनिए, मैं हाट घाट दोनों की बात मैं बता रहा हूँ, हाट घाट दोनों की बात, आप परेशान मत होइए। मेरे कारनामे क्या हैं, मैं वहाँ जाने के बाद तो मैं 60-70 हज़ार हर हाट में वसूली होती थी। मैं गया, मैंने कहा सरकारी ज़मीन को आइडेंटिफाई करो। सरकारी ज़मीन आइडेंटिफाई हुई, लोग टुकड़ी खरीदते थे, उस पर भी जाके बकरी का 100 रुपये, गाय बैल का 400 रुपये, मैंने 50 रुपये कराया, बकरी का 30 रुपये कराया, तमाम तर सब्जी फरोशों को, फुटपाथियों को मुक्त कराया, और आज उसका वसूली 7 से 8 हज़ार है, जहाँ 60 से 70 हज़ार हो रहा था। जहाँ तक घाट का मामला है, मेरे लिए वहाँ का चैलेंज था रसेली घाट और आपका खाड़ी पुल, और दोनों पुलों में 32 और 33 करोड़ की योजनाएं तमाम तर पहलुओं से, बल्कि पहले तो सिर्फ RWD का मामला था, रोड वर्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, लेकिन अब WRD का, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, दोनों से मैंने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि साहब WRD के लोग उसको लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है। दोनों मंत्री को मेरे सामने में कहा भाई इनका मुद्दा क्या है, सबसे हमेशा इसी बात पर यह तकाजा करते हैं। तो दोनों की तरफ से, जल संसाधन की तरफ से भी, रोड कंस्ट्रक्शन की तरफ से साझा एस्टीमेट बना है, और 32 करोड़ की लागत से खाड़ी और 31 करोड़ कुछ लागत से हमारा रसेली, जो वित्तीय समिति से पारित होकर के अब कैबिनेट में जाने का है। चूंकि 30 करोड़ से ज़्यादा की राशि होती है तो वो कैबिनेट जाना पड़ता है, कैबिनेट में गया हुआ है मामला। ये सारा मामला ऑन पेपर है, मैं कोई गलत नहीं बोलता, बल्कि मैं आपको कि घाट क्या ख़त्म हो गया। मैं एक बात पर चीखता रहा कि साहब गंगा और जमुना पर 5-5 किलोमीटर पर आप पुल बनाएंगे, हमसे टैक्स लेंगे, और 50 किलोमीटर पर हमारे लोगों को पुल नहीं देंगे। 5 किलोमीटर की दूरी हम 40 किलोमीटर पर तय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवैसी साहब को ले आया, जिनके छोटी छोटी गिनतियों की बात करते हैं। नहीं, प्रोसेस नहीं, खारी और रसेली प्रोसेस में है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ कि आज यहाँ पर कानकी से लेकर और अभयपुर को जोड़ने वाली, आप जान रहे हैं 207 करोड़ से पुल सैंक्शन हुआ, जिसका काम भी 15वीं तारीख को शुरू हो गया है, जो वहाँ के लोगों ने हम पर उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन मेरे पे दर पे
हाउस में आवाज़ उठाने, और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिनकी बिरयानी को छोड़कर चटनी पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको मैंने पैदल वहाँ लाया, और ऐसा लीडर वहाँ पैदल आया, और पूरे और यहाँ पर खरखड़ी भरभड़ी घाट में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का भी पुल सैंक्शन हो गया है, और वहाँ का पुल का काम 15 तारीख से शुरू हो गया है। अभी उसका पूरा काम ठेकेदार का 14 तारीख को एग्रीमेंट हुआ और काम शुरू हो गया है। मैंने वो काम करवाया है। ये घाट ये तारीखी काम है। वक्त के वजीर ने कभी नहीं सोचा वहाँ की नस्लों की तब्दीली हो जाएगी, उस इलाके की सियासी, समाजी, तहजीबी, लसानी, इक़्तिसादी तमाम तर जिंदगी में हैरत अंगेज इनकलाब आने जा रहा है। आप कहते हैं छीन के लाते हैं, यही तो छीन के लाना होता है ना साहब। छोटी छोटी जो सड़कें हैं जो कि आसानी से एक विधायक बना सकता है 1-2 साल में, मैं आपके कुछ उसको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कस्बा गेरुआ रोड है, झौवारी में रहरिया केमा सड़क है 1 ही किलोमीटर लंबा है, बलुआ घाट पुल है, सेमलवारी घाट है, अधांग पंचायत में जाइए वहाँ मनवारे से अब्बास चौक तक की सड़क है, झौवारी में जाइए वहाँ बम्माधार पर अधूरा जो अभी पड़ा हुआ है सब कुछ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो 4 साल में एक विधायक आसानी से आप आसानी से कितना कह सकता है। आप उस बिहार में रह रहे हैं जिस बिहार में मुख्यमंत्री कहता है कि के पाठक का कानून नहीं चलेगा, कल से स्कूल 10 बजे खुलेगा, 4 बजे बंद होगा, उस के पाठक की बात रह जाती है और मुख्यमंत्री की बात नहीं रहती है। आप क्या बात करते हैं? 12 साल से पड़े हुए थे आपके खाड़ी के पुल, और उसको मैंने लाइन पर ला दिया। आप जो जिस बात की बम्माधार की बात कर रहे हैं, बम्माधार से पूरब 2 पुल अधूरे पड़े हुए थे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। बम्माधार का जो वो था रिसाइन हो गया, और उसको ब्लैक लिस्टेड करवाने के लिए भी कार्रवाई करवा रहे हैं। वो पुल बन जाएगा तो हमारा वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप कह रहे नहीं, रहरिया का मामला है, कुछ ठेकेदारों ने इंजीनियर से साठ गांठ करके 1 किलोमीटर रोड का 3 करोड़ 35 लाख का एस्टीमेट बनवा लिया। वहां पर इंक्वायरी हो गई कि साहब 3 करोड़ 35 लाख का एस्टीमेट कैसे बन गया? तो नतीजा हुआ कि उसको रिवाइज करवा करके अभी 2 करोड़ कुछ का बन के गया है। वो हो रहा है साहब। मेरे जहां आप तक कह रहे हैं बम्माधार में बगल में, वहाँ केमाधार के पास केमाधार का पुल का काम कंप्लीट हो गया है, और साथ ही बकरा घाट पर तकरीबन मैं समझता हूं कि 8 करोड़ से पुल भी सैंक्शन हमारा हो गया है, टेंडर ले लिया है। अब ठेकेदार आकर के इसलिए नहीं डाल रहा है कि सोनापुर में का जो पुल है स्क्रू पाइल का है, वो बोलता है हेवी लोड की गाड़ियां हमारी नहीं आएंगी, अनलोड हो तो अनलोड का पैसा दिया जाए हमको। डिपार्टमेंट में मामला चल रहा है, वो भी सैंक्शन है, सारी चीज़ें ऑन पेपर है। मैं कोई गलत बयानी से थोड़ा काम ले रहा हूँ। मैं उन दगाबाजों की तरह नहीं हूँ कि दूसरे काम का काम सर लेता हूँ। कभी कभी आप लोग ओवैसी साहब जो 2020 के चुनाव में ऐसे वादे कर देते हैं उटांग पुटांग, जो कि प्रैक्टिकली लगता है कि अभी होने वाला है नहीं। जैसे आपने सोनथा बिशनपुर में बोल दिया भाषण में रेलवे स्टेशन बनेगा, क्या है मतलब? क्या सोच समझ के कैसी बात करते हैं? सोच समझ के नहीं सोच समझ नहीं, बिशनपुर में आप सोनथा बिशनपुर में नहीं कहा था, कोचाधामन विधानसभा में चूंकि जलालगढ़ से किशनगंज जो लाइन आ रही है वो भाया कुट्टी आ रही है, तो उसने कहा कि भाई हमें ताकत दीजिए, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि जब कुट्टी तक आके तो बीच में स्टेशन नहीं बनेगा कोचाधामन में। जलालपुर से जो लाइन किशनगंज आ रही है भाया कुट्टी, तो कुट्टी कोचाधामन में नहीं है क्या? कब प्रपोज था, कब से बन रहा है? वो तसीमुद्दीन साहब के जमाने में प्रपोज हुआ है। वादा क्यों किया जब ऑलरेडी बन रहा था? ऑलरेडी प्रपोज था। आपने लोगों से कहा कि हम बनाएंगे, जब ऑलरेडी बन गया था। नहीं, बन नहीं रहा है, वो काम ठंडे में पड़ा हुआ है। कहा ये कि हमको ताकत दीजिए, हम उस काम को जमीन पर उतारेंगे। तो खाली में स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो भाई कुछ हमें बनना बड़ी बात है क्या? मेरा कहना जो तस्लीम साहब के टाइम का प्रोजेक्ट है वो जब चल ही रहा है, वो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। और भाई चल रहा है तो काम शुरू हो गया कहीं क्या? आप बताइए क्यों नहीं शुरू? क्यों नहीं शुरू? मैं तो यही कह रहा हूँ, हमें ताकत दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर में ताकत देंगे लोग। 5 विधायक जिता दिए, उनको काबू नहीं रख पाते हैं। आप पता नहीं कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, वो चले जाते हैं, आपके कहने के अनुसार वो बिक जाते हैं। आप पता नहीं लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों की इसमें क्या नहीं, लोगों के पहचानने में हमसे गलती हुई है, उसके लिए हम लोगों ने अवामी तौर पर माफ़ी मांगी है कि साहब हम लोगों को कैंडिडेट चुनने में कहीं ना कहीं से गलती हुई है, जिसका खमियाजा हमको भुगतने पड़ा। अपनी गलतियों का एतराफ़ हमें करना आता है। जहाँ तक भागने की बात कह रहे हैं, आज की बेउसूल सियासत में आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो लोग चीफ मिनिस्टर रहे वो बीजेपी में भाग गए। आपने कर्नाटका में देखा कांग्रेस के लोग आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपके भी लोग वैसे ही हो जाएंगे तो कैसे होगा? आप दहकानी के उसूल से अगर आप वाकिफ होंगे तो जब जंगलों को उजाड़ कर खेती शुरू की जाती है तो फसलें कभी कभी दह भी जाती हैं, कभी जल भी जाती हैं, कहीं कहीं फलती भी हैं। अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है साहब। शुरू में इस पार्टी की उम्र ही क्या हुई है? इस दरमियान में हमारा कैडर तैयार कर रहे हैं। नहीं पार्टी यहाँ पर तो इस हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे लोग कभी भी अलग सियासत के बारे में सोचे नहीं। कांग्रेस में हमारे बहुत सारे बूढ़े कह रहे थे कि हम लोग खानदानी कांग्रेसी है, हम लोगों ने उसके कागज तक ही करवाई, तो देखा कि कहीं भी गांधी लिखा हुआ नहीं है उसके खानदान के नाम में, इब्राहिम का बेटा है या यूसुफ का बेटा है। कहा कि देखिए गलत बात है, खानदानी कांग्रेसी नहीं है आप,
हम लोग वहाँ से लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपके हिसाब से देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसकी शिकायत शायद आप लोगों की भी रहती है और अपोजिशन के लोग इन जनरल करते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाने में नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी जिम्मेदार है? मैं कह रहा हूँ यकीनन है, जिम्मेदार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसमें आपके जो टीवी में हमेशा जैसे जो हिंदुत्व एजेंडा फैलाने में जो नेशनल मीडिया में आगे रहते हैं, रिपब्लिक टीवी ले लीजिए, आज तक के पूरे चैनल्स ले लीजिए, इस पे हमेशा एमआईएम का एक ना एक नेता क्यों बैठा रहता है, जो जिसपे थंबनेल, जिसमें हेडलाइन लगता है कि लताड़ दिया बीजेपी वालों ने, जूता मार दिया, रुला दिया, इस तरह की चीज़ें। मैं आपको कुछ अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। अभी नए नए आए हैं शोएब जामई साहब, उनके तो हर दिन ऐसे ही वीडियोज़ आते हैं। वारिस पठान साहब, हर दिन ऐसे वीडियो आते हैं। जो देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इसके लिए क्या एमआईएम जिम्मेदार नहीं? जब आप डेली कोई ना कोई एक मुस्लिम प्रतिनिधि दाढ़ी वाला बैठा देते हैं वहाँ पे, जिसका काम ही यही होता है कि वो बस गाली गलौज सुने, एंकर उसको लताड़े, जो शब्द वहाँ पे यूज़ होता है, ओपोजिशन वाला है, बीजेपी वाले उसको डिबेट में उसको लताड़े, तो ये कर क्यों रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया लताड़ने से तो इस्लामोफोबिया नहीं होगा। लताड़ने में दब जाए तो इस्लामोफोबिया तो ख़त्म होगा कि इस्लाम में कोई ताकत नहीं रही है। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि इस्लाम से लोग खौफज़दा हो जाएं, ये इस्लामोफोबिया। ये हमारे लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया। अब बहस और मुबाहसे में एक तरफा कहीं बहस और मुबासा हो जाता, और आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमारे लोग सही बात बोलते हैं तो उनसे माइक हटा दिया जाता है। तो हमारे ऐसे कुछ लोग हैं तो उसकी इस्लाह करेंगे, हम लोग देखेंगे। अभी नए नए आए हैं वो, हमने उसके बारे में नहीं देखा है। जाते डिबेट में जिसका हेडलाइन होता है आजान पर फुल एंड फाइनल वाला घमासान, इसलिए इससे आपको लगता है कि देश में इस्लामोफोबिया नहीं फैल रहा? नहीं, आजान पर जहाँ तक मामला है, मेरे शरीर, आजान पे आपकी राय नहीं मांग रहा हूँ। इस तरह के डिबेट्स पे जब आपके लोग जाते हैं और वन साइडेड मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको दिखाया जाता है और उन लोगों को तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं। हूँ कि आजान के बारे में जाके वजाहत भी करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, कि आजान क्या है, आजान क्यों है, आजान के तरीके क्या है। एमआईएम के लोगों ने यही कहा कि इस दस्तूर में, इस आइन में हमको मजहब का आज़ादी का हक है, और अजान हम अपने नमाजियों को बुलाने का हमारा मजहबी तरीका है। अजान पे तो पूछ रहे हैं। नेशनल मीडिया जब इस चीज़ को ऐसे दिखाती है कि एक तरफ बीजेपी का कोई है, एक तरफ मुस्लिम है, दाढ़ी वाला है, एमआईएम का है, तो जो आम पब्लिक है पूरे देश की, उसको ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम को टीवी डिबेट पे लड़ाया जा रहा है। इतनी सी समझ क्या एमआईएम वालों में नहीं, इतनी सी समझ लोगों के दरमियान में होनी चाहिए कि आज हमारी नहीं, एमआईएम के जो नेता वहाँ बैठते हैं उनमें नहीं, उन लोगों में भी इतनी समझ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अवैसी साहब ने मुदल्लल गुफ्तगू न की होती पार्लियामेंट में, मुदल्लल मुबाहिसे न किए होते मीडिया में, तो मुस्लिम नौजवान तो अपनी गर्दन झुका चुका था, सियासत से अपने आप को काट चुका था, अपने आप को दूसरे दर्जे का शहरी तस्लीम करने पर राज़ी कर लिया था। आप उसे इस्लामोफोबिया का रूप दें, आप दूसरा रूप दें। हम तो ये कहेंगे कि हमारे लीडरों ने आकर मीडिया के जरिए से अपने लोगों को हौसला दिया है कि चूँकि हम आइन की लड़ाई लड़ते हैं, हम कानून की लड़ाई लड़ते हैं, इस मुल्क में किसी की मरवत पर नहीं है, इस मुल्क में रहना है तो हम तमाम तर मामला में अपने दस्तूरी और आइनी हुकूक की बात। चैनल का टीआरपी बढ़ाने में ओवैसी साहब का भी बड़ा रोल है। उनके कॉन्क्लेव्स में जाते हैं, और आप देख लीजिए अभी इंडिया टीवी में उनका इंटरव्यू आया, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, सबके कॉन्क्लेव में जाते हैं। तो आपके लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए हम लोग तो आपके लिए भी दुआ को करते हैं कि आप नेशनल, मैं दुआ करता हूँ। आपको लगता है कि मैं एंटी मुस्लिम एजेंडा चलाता हूं? नहीं, मैं वो नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि आप नेशनल लेवल के हो जाएं, तो आपका भी टीआरपी बढ़ाए, उसके जरिए से एजेंडा चला रहा है, हम उसको आपसे भी लगा देंगे। के प्रवक्ता हमेशा दिखते हैं, ये मेरा सवाल है। कोई देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया एक माध्यम है लोगों तक अपने पैगाम को पहुँचाने का, और अवैसी साहब ने मीडिया का सहारा इसीलिए लिया। आप देखेंगे कि जब तक सोशल मीडिया का फैलाव नहीं था, पार्टी हमारी महसूर होकर थी। चूँकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, तो ये मीडिया हाउसेज हैं, वो हमारे लोगों को तरजीह नहीं देते। ये तो गरीबों का मीडिया और आप लोगों का जो मीडिया आया है, तभी हम लोग की पजीराई हुई है। असल हमारे मीडिया तो आप हैं। नहीं, साहब को तरजीह सब दे रहा है। नहीं, अब कैसे दे रहा है? सुनिए, आपको मैं बता देता हूँ। 2012 से पहले के अवैसी को और 2012 के बाद 14 के बाद के अवैसी को आप देखेंगे, अवैसी साहब को मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त तरजीह नहीं दे रहा था। जब से सोशल मीडिया का बढ़ा हुआ है, तब से अवैसी साहब का, देश में बीजेपी का बढ़ा हुआ है, तब से ओवैसी साहब को मीडिया में कवरेज ज्यादा मिला। ये कहना अब आपको आप वो भी कह सकते हैं, आप वो भी कह सकते हैं कि गहराई को, इस फासले को बढ़ाने में ओवैसी साहब का रोल है। नहीं, इस कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब ओवैसी साहब आपने मान लिया हो, आप मान सकते हैं कि आप फासला बढ़ाएं। मैं तो ये कहूँगा कि अवैसी साहब की मुदल्लल गुफ्तगू ने आज जो दीवानों की तरह जो देख रहे हैं, मस्तानों की तरह देख रहे हैं नौजवानों को,
आज जो अपने काम को छोड़कर, अभी आज एक नौजवान मिला, उसने कहा 2019 में मैंने 3 बार अपना टिकट तब्दील किया है सिर्फ एमआईएम को वोट देने के लिए। ये जो जज्बा आप देख रहे हैं, दीवाने आपके यहाँ वो सोशल मीडिया में भी दिख रहा है। एएमयू किशनगंज को लेकर क्या कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, या एएमयू किशनगंज को लेकर बस ऐसे ही जैसे बोलते रहते हैं वैसे बोलते रहेंगे आप लोग, या ओवैसी साहब आएंगे कैंपस घूम के चले जाएंगे? नहीं, ओवैसी साहब आएंगे कैंपस घूम के चले जाएंगे नहीं। हम लोग इस मामले में संजीदा हैं। हम लोगों ने अवामी तहरीक लड़ने का फैसला किया था। मैं आपको बता दूं, फैसला किया था। सुनिए, हादसे होते हैं आदमी के। अरे हज का इरादा करके आदमी हज करने नहीं जा सकता है, पगड़ी बांध के ससुराल नहीं जा सकता है आदमी, जानिएगा ना। मामला ये हुआ था कि हम लोगों ने, सभी एमएलए ने, हमारे पांचों, हम लोगों ने कहा कि 2022 में हम लोग 23 के इसमें हम लोग नहीं 22 में हम लोग अपना तमाम तर मामला वो देंगे लिख करके, और उसके बाद अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। चूँकि तारीख मुझे सही याद नहीं है, मैंने इन लोगों के जाने के से पहले ये बात तय हुई थी कि हम लोग अनकरीब लिख करके देंगे कि साहब हमारे सीमांचल के ये मुद्दे हैं, अगर इनका हल न किया जाएगा तो हम चक्का जाम करेंगे। और हम लोगों ने कहा था कि रुकनुद्दीन साहब और हम 22 में, और हाजी इजहार रस्फी साहब, शहनवाज साहब और अंजार साहब, सुनिए बात ये हुई थी कि साहब हम लोग लड़ेंगे और सीमांचल के मुद्दे का करो समाधान, वरना होगा चक्का जाम। ये लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने फैसला किया था। इत्तेफाक से मैं तनहा रह गया, तो इस फैसले को हम अमली जामा नहीं पहना सके हैं। लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं ना आप, तो तनहा लड़ रहे, तो तनहा प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? ओवैसी साहब को लाके बैठाइए, एनएच पे बैठाइए। लाऊंगा, इंशाल्लाह लाऊंगा, वक्त नहीं चला गया। ओवैसी साहब इतने बड़े साहब हैं कि रोड पे नहीं बैठ सकते? नहीं, रोड आप देखेंगे कि जिस नदी नाले में वो पार किए हैं, कोई नेशनल लेवल का कोई नेता आज तक नहीं किया है। ओवैसी साहब को इतना बड़ा मत समझिए ना। सवाल, आप धरना में बैठेंगे तो मीडिया तो छापिएगा ही, आप यहाँ पानी में उतरे तो उसमें भी दिक्कत आपको, धरना में नहीं बैठे तो उसमें भी दिक्कत आपको, तो हम क्या करेंगे भाई? सड़क पे जम के डट के बढ़िए ना, 2-4 दिन आप बताइए कि सड़क पर जब इतना बड़ा मुद्दा है तो 2-4 दिन ओवैसी साहब डट के क्यों नहीं बैठे? आप इस बात के गवाह होंगे कि एमआईएम की तहरीक चलाने में भी यही खाकसार अव्वलीन सपना था। इस लड़ाई को 2009 से आते हैं, मामला अलग तुल पकड़ता है, मानते हैं आप, उनको लाके 4 दिन बैठाएंगे भाई, बैठाएंगे। आप लोग थोड़ी जगह तो दीजिए और बैठाएंगे। हम जगह देंगे, बिल्कुल जगह का मतलब, चूंकि आप सीमांचल के वासी हैं तो यकीनन है कि दिल में जगह देनी पड़ेगी ना। मीडिया में जरा साथ दीजिए, मीडिया में साथ दीजिए। मेरा नेता जोश और जज्बे के साथ अगर कौम को जगाना चाहता है, ये एक बात उसकी फिसल जाती है तो आप बिरयानी छोड़कर चटनी पे गप करते हैं, तो आप लोग तो साथ दे नहीं रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए, यकीनन इस मर्तबे जिताइए, हम लोग फैसला कुल लड़ाई लड़ेंगे। तेलंगाना में क्या कांग्रेस से वापस दोस्ती हो रही है? कांग्रेस से मेरी दोस्ती नहीं है, मेरी ताकत को लोग सलाम करते हैं। अच्छा, मेरी ताकत को लोग सलाम करते हैं। ओवैसी साहब दोस्ती करने नहीं गए भाई? ओवैसी साहब दोस्ती करने गए हैं या वो दोस्ती कर रहे हैं, दोनों आप देख लीजिए। अकबरुद्दीन साहब को लेके कहाँ गए हैं? और दोस्ती हो गई है ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है हुकूमत चुनी गई है तो हमें आवाम के डेवलपमेंट के काम कराने हैं, तो दोस्ती का क्या सवाल है? मेरा अपना टैक्स का पैसा है, हम अपनी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पहले जैसे केसीआर साहब से दोस्ती थी, वैसे इनसे भी दोस्ती हो गई है अब चलिए, मैं कह रहा हूँ कि हिकमत है हमारा। मैं तो यही कहता हूँ कि देश में अक़लियत के लोग जीत कर वजीर आज़म वजीर आला नहीं बन सकते, लेकिन अगर अपनी पार्टी बनाकर अपने लोगों को आपने जिताया तो आप प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं, और प्रेशर ग्रुप बनाकर एमआईएम ने वहाँ काम लिया है, और यहाँ प्रेशर ग्रुप यहाँ भी बनेगा तो इंशाल्लाह काम होगा। मुझे जिताइए, बिहार में एक नया प्रेशर ग्रुप बनाऊंगा और मिल्लत के जो मसाइल और सीमांचल के जो मसाइल हैं सबका हल करके दिखाऊंगा। प्रायोरिटीज क्या रहेगी अगर जीत गए तो? प्राथमिकता क्या रहेगी? सीमांचल की नाइंसाफी के लिए इंसाफ की तलब। तो उतने दिन से अभी कोई खास मुद्दे बताइए। बस सीमांचल के साथ तमाम तर नाइंसाफी हुई है, तमाम तर पहलुओं में नाइंसाफी हुई है, तमाम तर पहलुओं के इलाज के लिए कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत बहुत